मैंने आयशा को पहली बार अपनी कज़न की शादी में देखा था। वो आज़ाद कश्मीर की रहने वाली थी और मेरी कज़न की यूनी फेलो भी थी। पहली नज़र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने मौका देखते ही उसे प्रपोज़ कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें आपको पसंद हो तो मेरे घर रिश्ता भेज दे। तो मैंने कज़न की शादी के फ़ौरन बाद उसके घर अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दिया। तो उसके घर वालों ने हाँ कर दी और इस तरह हमारी मंगनी भी हो गई। हमारी शादी 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि आयशा की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। आयशा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी। तो मेरी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मैंने उसे काफ़ी दफ़ा बोला कि तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, मगर वो मुझे साफ इनकार कर देती थी। मुझे कहती थी कि शादी से पहले मिलना जायज़ नहीं है। उसको ऐसी बातों की वजह से मुझे और भी प्यारी लगने लगी थी। उसे अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त का बहुत ख्याल था। मेरी छुट्टी ख़त्म होने पर मुझे फ्रांस वापस आना था। तो वापस आने से पहले मैंने आयशा को दोबारा ये ख्वाहिश की कि मैं फ्रांस जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर आपसे मिलने आ जाऊँगी। मैं अपनी फ़्लाइट वाले दिन एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले ही पहुँच गया। एयरपोर्ट पहुँचकर मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 2 घंटे के मुसलसल इंतज़ार के बाद मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरा नंबर मसरूफ़ कर दिया। 1 घंटे तक वो मेरा नंबर बार बार मसरूफ़ करती रही। फिर उसने कॉल अटेंड करते ही मुझे कहा कि मैं नहीं आ सकती, आप चले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता उसने कॉल बंद कर दी। तब मैंने दोबारा कॉल की तो उसका नंबर बंद जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इतने में मेरी फ़्लाइट का वक्त हो गया और मैं उससे बगैर मिले फ्रांस आ गया। हाँ, आकर मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर फिर से बंद जा रहा था। मैं उसके घर कॉल करने ही वाला था कि मेरे घर से कॉल आ गई। मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि आयशा के घर वाले हमारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता तोड़ गए हैं। ये सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। अम्मी ने मज़ीद मुझे बताया कि आयशा के घर वाले ये कह रहे थे कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं, इसलिए हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने अम्मी की कॉल बंद की और आयशा के घर कॉल की तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा राब्ता आयशा और की फैमिली से नहीं हुआ तो मैं फिर से छुट्टी लेकर पाकिस्तान वापस आ गया। वहाँ पहुँचते ही आयशा के घर आज़ाद कश्मीर चला गया। वहाँ जाकर मुझे आयशा के घर वालों ने बताया कि आयशा लाहौर से वापस घर आई थी और तब उसने कहा कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने उससे वजह भी पूछी थी, अगर उसने कहा कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी लेकिन वहाँ शादी नहीं करूंगी, इसलिए हमने आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद वो 2 दिन घर रही और फिर वापस लाहौर चली गई। मगर फिर हमें पता चला कि वो लाहौर पहुंची ही नहीं। हमने उसे बहुत ढूंढा मगर उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये सब सुनकर और भी तकलीफ में चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे। क्योंकि आखिर उस दिन वो एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आई और फिर उसने अचानक मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी और अब अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी कज़न से मिलने लाहौर चला गया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और आयशा की यूनिवर्सिटी फेलो भी रह चुकी थी। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि आयशा यूनिवर्सिटी में एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर वो लड़का आयशा के साथ मुखलिस नहीं था। मैंने ये बात आयशा को समझाई थी कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर वो इस बात को समझने तक वो अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। प्रेग्नेंट होने का सुनकर उस लड़के ने आयशा को छोड़ दिया। आयशा ने उसकी बहुत मिन्नतें की मगर उस लड़के ने उसकी एक ना सुनी। आयशा बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और फिर मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए। आयशा खुश नहीं थी कि वो खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी। वो तुम्हें ये सब बताना चाहती थी मगर मैंने ही उसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो अपने कल को भूलकर आज में जीना सीख ले।
अपनी कज़न से आयशा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पर अफसोस इस बात का था कि मेरी कज़न को भी नहीं पता था कि अब आयशा ने ऐसा क्यों किया और वो कहाँ है। मेरी कज़न से मुलाकात के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मैं अपने घर आया तो पता चला कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबने मान लिया था कि आयशा किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार था ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी। आखिर ऐसा क्यों हो गया? उसने किसी की इज्जत का सोचा ही नहीं। मैंने उसके साथ एक वक्त गुजारा था तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद करती है, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ये सब सोच सोच कर पागल होता जा रहा था। फिर मैंने अपनी कज़न को कॉल की और ये कहा कि मुझे उस लड़के का एड्रेस या नंबर चाहिए जिसने आयशा को धोखा दिया था। मगर मेरी कज़न ने मेरी फ़ौरन कॉल काट दी और फिर मेरी कज़न ने थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया। मैं अपनी कज़न के घर लाहौर गया था। हाँ, आयशा भी मौजूद थी। आयशा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर आयशा मेरे पाँव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने उसे फ़ौरन चुप करवाया और तसल्ली दी और फिर बाद में ये पूछा कि मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी कज़न ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मैं हर रोज़ उसे याद करके रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। फिर पता नहीं तुम कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गए। मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे शादी से पहले मिलूंगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ कि तुम्हें लेकर ये सोच मेरी गलत थी। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरे अंदर एक खौफ सा तारी हो गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि अचानक उस लड़के की कॉल आ गई। वो मुझसे मिलना चाहता था, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जब उससे मिली तो वो मुझसे माफ़िया मांगने लगा। मैंने उसे माफ़ कर दिया और फिर तुमसे मंगनी तोड़कर मैंने उसे शादी कर ली। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, मगर मुझे ये भी पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि लड़के का फ़िरका अहले तशय्युअ था, जबकि हम अहले सुन्नत जमात से थे। आयशा की ये सारी दास्तान सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वहाँ से निकलते वक्त आयशा ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मैं कभी किसी से उससे होने वाली मुलाकात का जिक्र नहीं करूं। आयशा से मिलकर मुझे इश्क से और आयशा से बेहद नफरत हो गई थी। फिर मैंने 1 महीने के अंदर घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली और अपनी बीवी को लेकर फ्रांस वापस आ गया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिस मोहब्बत का मैं इख्तिताम कर आया हूँ उस मोहब्बत का अंजाम अभी बाकी है। 3 महीने बाद मेरी कज़न की कॉल आई और उसने कहा कि आयशा तुमसे बात करना चाहती है। मगर मैंने अपनी कज़न से यह कहकर कॉल बंद कर दी कि मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी। अगले दिन फिर कज़न की कॉल आ गई और उसने कहा कि मैं उसकी ये कॉल सुनते ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। कज़न ने मुझे कॉल करके बताया कि ये सच है कि आयशा की ज़िंदगी में एक लड़का आया था जो आयशा को प्रेग्नेंट कर छोड़ गया था, मगर वो लड़का आयशा की ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आया। बल्कि जिस दिन आयशा ने तुमसे मिलने एयरपोर्ट पर आना था उसी दिन आयशा को पता चला कि उसे कैंसर है और उसकी कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही है। उस दिन मैं आयशा के साथ ही थी। वो बहुत रोई, मगर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि तुम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आयशा को कैंसर अबॉर्शन ठीक ना होने की वजह से हुआ था। अबॉर्शन के बारे में किसी को पता ना चले, वो सब कुछ छोड़कर मेरे घर आकर रहने लगी। और तुमसे आयशा ने सच इस वजह से छुपाया कि
तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। वो इस बात पर बहुत रोई है कि तुम उसे आखिरत में भी नहीं मिल सकोगे, क्योंकि वो खुद को दोज़ख का हकदार समझती है। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि मैं ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, मगर उसने कहा था कि जिस दिन तुमने किसी को कुछ बताया कि उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अब वो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। शायद अब उसके घर वापस आने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। इसीलिए मैंने आज सबको सच बता दिया। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि वो तुम्हारा नाम बार बार ले रही है। हो सके तो उसके जाने से पहले उससे आकर एक बार मिल लो। इसीलिए मैं फ़ौरन पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा था, मगर अफसोस कि मैं उसका आखिरी दीदार नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले उसे दफना दिया गया था।